आज हम लेक्चर अपॉन द शैडो का जो पोएम का बचा हुआ हिस्सा था उसको देख रहे हैं, उसको डील करेंगे। मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने जो पढ़ा था इसमें जॉन डन की इस कविता को पढ़ रहे हैं अपन। इसके अंदर जॉन डन अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहा है कि स्थिर खड़ी रहो, मैं तुम्हें प्रेम के ऊपर एक लेक्चर दूंगा, एक व्याख्यान दूंगा। उस व्याख्यान में वो मेटाफिजिकल वे में रहस्यवाद के तरीके से सीधा फिजिकल लव के थ्रू गॉड के लव की तरफ जा रहा है, और जो ब्लिस होता है, परमानंद आनंद होता है ईश्वर का, उसकी तरफ जा रहा है। इस लेटर बचे हुए हिस्से को अपन डील करते हैं। यहाँ जॉर्डन कहता है पहली लाइन में एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब है इफ नॉट, यदि नहीं। जॉर्डन कहता है यदि, अब यहाँ एक चीज समझ लें ज्योग्राफिकल फैक्टर को, कि 12 बजे के समय धूप हमारे बिल्कुल पैरों के नीचे होती है, हमारी परछाइयाँ जो बनती है वो पैरों के नीचे आ जाती है। तो ये जो कंडीशन है इसको यहाँ पर सिंबलाइज किया गया है कि प्रेम अपनी परिपक्वता को, मैच्योरिटी को पा चुका है। तो इस समय अब वो अगर सैंक्टिटी, पवित्रता बनी रहती है तो प्रेम आगे जाएगा और उत्कृष्टता को प्राप्त करेगा, अदरवाइज वो डाउनफॉल आ जाएगा उसमें। तो जॉर्डन कहता है एक्सेप्ट, यदि नहीं, अवर लव्स, हमारा प्रेम। हमारा प्रेम का मतलब यहाँ लव्स को बहुवचन में इसलिए रखा गया है क्योंकि प्रेम, वो दो प्रेम, अभी एकाकार नहीं हुआ है प्रेम, इसलिए वो दो प्रेम की बात कर रहा है, एक तो खुद का, प्रेमिका का, और एक प्रेमिका, प्रेमी का। एट दिस नून स्टेट, नून स्टेट यानी दोपहर तक, यदि हमारा प्रेम इस दोपहर तक स्थिर नहीं रह पाता है, ठहर नहीं पाता है। नून यहाँ पर बता रहा है प्रेम की क्लाइमैक्स को, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लव, उसको बता रहा है। यदि यहाँ तक ठहर नहीं पाता है, अर्थात प्रेम की जो पवित्रता है वो बनी नहीं रह पाती, जैसा कि होता है फिजिकल लव में प्रेम की पवित्रता बनी रहना बड़ा मुश्किल होता है। यदि वहां तक नहीं रह पाती तो यानी कि यदि हमारा प्रेम एक चरमोत्कर्ष को पहुंच करके वहां पर सस्टेन नहीं कर पाता है, रुका नहीं रह पाता है, यानी प्रेम अपनी पवित्रता को बनाए नहीं रख पाता है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? वी, हम, शैल, शैल हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ब आनी चाहिए थी वो मेक आगे जाके रखी हुई है जॉन डन ने। ऐसा पोइट्री में इसलिए किया जाता है ताकि राइम स्कीम को, तुकबंदी को, उसकी लय को मेंटेन किया जा सके। तो ये कोई बड़ा शिफ्ट नहीं है, ये जो छोटा सा शिफ्ट होता है ये इसी के लिए होता है। तो हम मेक को यहीं पर मान करके इसकी हिंदी कर देते हैं। वी शैल मेक, हम बनाएंगे, न्यू शेडोज, नई नई परछाइयाँ। यानी कि जॉन डन कह रहा है यदि 12 बजे यानी प्रेम जब हमारा क्लाइमैक्स पे पहुंचेगा, टॉप पे पहुंचेगा, उस समय यदि हम हमारे प्रेम की पवित्रता को बनाए नहीं रख पाए तो हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? नई परछाइयाँ, द अदर वे। यहाँ पर ये समझ लें, शेडोज इस पोएम के अंदर जहाँ भी आता है वो बता रहा है डिफरेंसेस को, यानी ड्यूलिटी इन टू पर्सन्स, यानी उनके अंदर जो भेद है, मतभेद है, रहस्यों को, अपनी गुप्त बातों को छिपाए रखने का जो भेद होता है, जो कि प्रेम की प्रारंभिक अवस्था में पाया जाता है। दो प्रेमी खुल करके प्रस्तुत नहीं होते हैं कभी भी किसी के सामने, एक दूसरे के भी। तो वो जो अंतर है वो अंतर बढ़ेगा, हम नई परछाइयाँ बनाएंगे, मतलब होगा हमारे बीच में अंतर बढ़ जाएगा और हम परछाइयाँ बनाएंगे द अदर वे। अदर वे का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन, यानी विपरीत दिशाओं में, हम अलग अलग दिशाओं में अपने अंतरों को प्रस्तुत कर देंगे। ऐसा जॉन डन कह रहा है। इन दो लाइनों में जॉन डन कहता है यदि हमारा प्रेम अपनी पवित्र अवस्था में नहीं रह पाएगा तो हमारे अंदर जो वापस वही अंतर जो हमारे प्रेम की प्रारंभिक अवस्था में थे वो वापस उत्पन्न हो जाएंगे। एज, फिर आगे चलता है, एज, जैसे जैसे, या जब, द फर्स्ट यहाँ पर कह रहा है शेडोज के लिए, यहाँ पर अंडरस्टूड है यानी कि लोप किया हुआ है, जिसको हिंदी में बोलते हैं लोप करना। यहाँ एक शब्द अंडरस्टूड है जो समझना पड़ेगा, अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा कि एज, जब, द फर्स्ट शेडोज, जब हमारी प्रथम जो परछाइयाँ बनी थी, प्रथम परछाइयों का मतलब है इनिशियल स्टेज जो थी लव की, जो प्रारंभिक अवस्था थी मॉर्निंग में, जब हमारी परछाइयाँ बनी थी, वर मेड टू ब्लाइंड, उन्होंने ब्लाइंड कर दिया था। यहाँ ब्लाइंड का मतलब प्लेन अर्थ नहीं है। पोइट्री के अंदर कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि जो शब्द लिखा होता है वो उसका वो अर्थ नहीं होकर कोई दूसरा अर्थ निकलता है। यह ब्लाइंड का अर्थ निकल रहा है मिसगाइड, और मिसगाइड को अपन एक और कह सकते हैं कंफ्यूज। यानी कि ये जो परछाइयाँ थी ना हमारे प्रेम में, जो पहले जो शाइन थी, चमक थी, उसने प्रारंभ में सभी को कंफ्यूज कर दिया था। सब लोग देखते रह गए थे कि हमारा प्रेम कितनी तेजी से पारवान चढ़ रहा था।
अदर्स, अदर्स मतलब अन्य को, यानी दोबारा देखिए इस लाइन को, जब द फर्स्ट शैडो, शैडो से अंडरस्टूड है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो पहली परछाई हमारी बनी थी अर्थात हमारी प्रेम की जो प्रारंभिक अवस्था थी उसमें हमारी प्रेम की चमक ने सभी को कंफ्यूज कर दिया था, मिसगाइड कर दिया था। लेकिन अब दीज के बाद भी एक शब्द अंडरस्टूड है और वो है शैडो। लेकिन अब ये जो परछाइयाँ हैं विच कम, जो आती हैं बिहाइंड, पीछे से, अब यहाँ पर इसको एक ज्योग्राफिकल फैक्टर वर्क कर रहा है, उसको समझना होगा। यदि हम इधर की तरफ फेस करके खड़े होते हैं ईस्ट की तरफ जहाँ से सनराइज होता है तो हमारी परछाई हमको दिखाई देगी। लेकिन यदि हम जब सन सेट होने जा रहा है या आफ्टरनून की बात कर रहे हैं, अपन दोपहर के समय की बात कर रहे हैं, तो सन बैक में चला जाएगा, स्ट्रेट होकर के फिर बैक में चला जाएगा, तो हमारी परछाइयों को हम देख नहीं सकते। और परछाइयों को देख पाएंगे लेकिन सन हमारे बैक में होगा, तो ये पीछे से परछाई बनती हुई क्रिएट होती है, क्योंकि प्रकाश जिधर होता है उसी तरफ से परछाइयाँ बनती हैं। तो यहाँ कह रहा है कि अब जो परछाइयाँ बनेंगी, अर्थात पहली परछाई हमारी जो बनी थी हमारे सामने थी, लेकिन अब जो परछाइयाँ आ रही हैं विच कम बिहाइंड, वो पीछे से आती हैं, विल वर्क अपॉन, वर्क अपॉन से मतलब है अफेक्ट, यानी कि ये परछाइयाँ प्रभावित करेगी, ये परछाइयाँ प्रभावित करेगी, किसको प्रभावित करेगी, अवर सेल्फ, हमें स्वयं को प्रभावित करेगी, एंड ब्लाइंड, और ब्लाइंड कर देगी, अंधा कर देगी। यहाँ पर ब्लाइंड का प्लेन अर्थ आ रहा है अंधा कर देना, इंग्लिश में बोले तो अनेबल टू सी, यानी हम देख नहीं पाएंगे। ब्लाइंड आवर आइज, हमारी आंखों को अंधा कर देगी और हम देख नहीं पाएंगे। इस तरीके से यहाँ तक का ये पोर्शन अपन ने समझा। मैं चाहूँगा कि आप इसको स्टडी करें और उसके बाद का पोर्शन अपन लेटर पार्ट में डील करें। ओके, थैंक्स फॉर दैट।